नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु ठाकुर। हमारे खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी पर्सनैलिटी के लिए सबसे जरूरी आपके स्किन के क्या क्या रोग होते हैं, उसका बचाव और उपचार क्या है, अपनी त्वचा की सेहत का ख्याल कैसे रखें, इस पर जानकारी देंगे यूपी के बड़े अस्पतालों में शुमार लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के वरिष्ठ स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमएच उस्मानी। मैं डॉक्टर एमएच उस्मानी सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पद पर बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में मैं कार्य कर रहा हूँ। ये चिकित्सालय 150 साल पुराना चिकित्सालय है। 1869 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका स्किन डिपार्टमेंट पहले से ही काफ़ी मजबूत रहा है और सरकारी सुविधाओं के पिछले 10 साल में बढ़ोतरी के बाद ये काफ़ी और ज़्यादा मजबूत हो गया है। इस विभाग में 800 से 1000 मरीज ओपीडी में प्रतिदिन आते हैं। सर, तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और जब हम उनकी डेटा एनालिसिस करते हैं तो 6 बीमारियों के मरीज जो हैं लगभग 70% फुटफॉल के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें से दाद जो है वो सबसे बड़ी बीमारी बन के उभरा है। जो 40 से 50% ओपीडी है वो सिर्फ इसी बीमारी की है। इसके अलावा स्कैबीज है, डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, एक्ने और विटलिगो। ये 6 बीमारियां जो हैं लगभग 70% फुटफॉल के लिए जिम्मेदार हैं। यानी अगर 100 मरीज आएंगे तो 70 मरीज इन्हीं 6 बीमारियों के ही हमारे पास आते हैं। इसके अलावा स्किन में बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, लगभग 3000 बीमारियां स्किन में होती हैं। इतनी बीमारियां किसी और स्पेशलिटी में नहीं होती हैं। उसमें कुछ रेयर बीमारियां भी हैं, कुछ कॉमन बीमारियां भी हैं जो फुटफॉल तो नहीं बहुत ज्यादा परसेंटेज में क्लेम करती हैं लेकिन आती हैं। तो वो बीमारियां भी हमारे पास यहाँ पर आती हैं, जिसमें से एक डाइंग डिजीज है कुष्ठ रोग, जो हिंदुस्तान से लगभग खत्म हो रहा है लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ पे बाकी है। तो उसका हमारे पास अलग ही जो है एक सेंटर है जिसके अंदर जो है हम कुष्ठ रोग संबंधी समस्त जो है जांचें और उनका इलाज, उनसे संबंधित जो फिजियोथेरेपी है वो हम उपलब्ध कराते हैं और उसमें भी हमारे पास जो है काफी मरीज आते हैं। अभी बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, तो इस समय किस तरह की स्किन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है? आज के वक्त में अगर ये पूछा जाए कि इस मौसम में कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा है, तो इस बरसात के मौसम में नमी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से दाद काफी बढ़ गया, जिसको हम अपने डॉक्टरी भाषा में टीनिया बोलते हैं। दाद लगभग शरीर के सभी हिस्सों में होता है। स्कैल्प में छोटे बच्चों में होता है, एडल्ट में नहीं होता है। बाकी जो हिस्से शरीर के इंटरट्राइजिनस एरिया कहलाते हैं, जहाँ की 2 खालें मिलती हैं, जैसे बगल है, इंग्वाइनल एरिया है, यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। दाद के मरीज जो है वो अक्सर खुजली और जलन और चकत्ते लेकर आते हैं हमारे पास। दाद जो है वो बीमारी वैसे तो बहुत मामूली समझी आती है, लेकिन क्योंकि उसकी गिनती इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा जो है इलाज जो है वो बहुत तरीके से करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दाद से संबंधित सभी दवाइयां जो हैं वो सरकारी चिकित्सालयों में जो है प्रचुर मात्रा में निःशुल्क उपलब्ध है। तो मैं जनता से यही, आपने अभी बताया कि दाद की वजह से इस मौसम में बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो इससे बचने के उपाय क्या है और लोग क्या क्या कर सकते हैं? कहूंगा कि इन दवाइयों का लाभ लें। अगर आपको दाद है तो किसी भी सरकारी चिकित्सालय में आप जाकर दिखाएं। कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जो बाजार में बेइंतहा महंगी हैं और वो यहाँ पर जो है फ्री में उपलब्ध है। दाद के लिए मैं जनता से यही कहूंगा कि आप जो है कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें कि आप रोज नहाएं और नहाने के लिए किसी स्पेशल साबुन के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जितने भी मेडिकेटेड सोप आते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, ये किसी भी काम के नहीं है। ये इनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है और ये लॉन्ग रन में खाल को नुकसान ही करते हैं, क्योंकि खाल में कुछ नॉर्मल फ्लोरा होता है। भगवान ने कुछ ऐसी भी चीजें दे रखी हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, वो कुदरत ने दे रखे हैं और वो एक बायोफिल्म बनाते हैं खाल के ऊपर,
जो खाल के इन्वायरमेंट को बना के रखती है, और वो इन्वायरमेंट खाल के लिए प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है जो स्किन बैरियर का काम करता है। जब हम एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल सोप जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बायोफिल्म जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो जो है टूट जाता है और खाल जो है और ज्यादा मुसीबत में आ जाती है। दांत के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो एंटी फंगल सोप मार्केट में मिल रहे हैं। इनके पास उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप नहाएंगे तो वो 5 से 10 मिनट तक नहाएंगे, और जो कांटेक्ट टाइम दवा को चाहिए होता है तो वो ज्यादा होता है। लिहाजा ये साबुन जो होते हैं वो साबुन की तरह तो काम करते हैं, लेकिन किसी दवा की तरह काम नहीं करते हैं। तो इनको जो है आप इस्तेमाल करने से बचें। आप जब भी नहाएं तो आप नॉर्मल साबुन से नहाएं, और अगर मॉइस्चराइजिंग सोप से नहा रहे हैं तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। नहाने के बाद जो है आप अपने शरीर को तुरंत सुखा लें ताकि वो ज्यादा देर तक गीला ना रहे। और सुखाएंगे कैसे? सुखाएंगे तौलिया से। कुछ लोग कहते हैं कि हम तौलिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं दांत में, तो फिर उनके जो कपड़े होते हैं वो तौलिया बन जाते हैं, इसलिए आप तौलिया से ही सुखाएंगे। अब तौलिया में एक चीज का ध्यान बहुत जरूरी है कि जितने भी परिवार के लोग होंगे उनमें आप तौलिया जो है अलग अलग रखेंगे। एक सिंगल टॉवल से आप पूरा परिवार इस्तेमाल करता है। कभी कभी जो जहां पर पैसों की कमी होती है वहां पर वो टॉवल्स कम होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में दाद है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप टॉवल पर जो है वो अलग अलग कर लें। इस टॉवल में भी जो है वो जब आप पोंछते हैं तो जो दांत के जो फंगल एलिमेंट्स होते हैं वो टॉवल में आ जाते हैं, और इस टॉवल को धोना बहुत जरूरी होता है। तो आप इस टॉवल को डेली धोएंगे, और धोने के उपरांत ही आप इसका पुनः इस्तेमाल करेंगे सुखाने के बाद। अब सुखाने की जो बात आती है कपड़ों की, जो भी कपड़े आपके शरीर में दांत वाले हिस्से में लगते हैं, जो अंडरगारमेंट्स और टॉवेल, इन सबको आप जो है डेली धोएंगे, और धूप में जो है 8 से 10 घंटा जरूर दिखाएंगे। जो धूप में रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो जो है दांत को कपड़ों से जो है मार देता है, वरना ये कपड़ों में दांत जिंदा रहता है। वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी ये पाया गया है करीब 16% एक ऐसा फंगल एलिमेंट होता है कि जो सरवाइव कर जाता है, और वो पुनः जो है आपको खाल में दाग दे देगा। तो रीअकरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस रीअकरेंस को, बार बार होने वाले दाग को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके जो कपड़े हों और जो अंडरगारमेंट्स हों और जो टॉवेल है वो आप डेली जो है धोएंगे, और उसको 8 से 10 घंटे तक, जब तक धूप नहीं दिखा लेंगे तब तक उसे पुनः इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये जो 8 से 10 घंटे की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सुखाने की बात नहीं बता रहा हूं, मैं ये सीधे सीधे धूप दिखाने की बात बता रहा हूं। सूख तो वो कमरे के अंदर भी पंखे में नीचे जाएंगे, लेकिन आपको धूप दिखाना है जहां पे उनको यूवी रेडिएशन प्राप्त हो जाए और फंगस के जो एलिमेंट्स हैं वो मर जाएं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब अगली चीज आती है कि भाई अगर धूप नहीं मिल रही है, बरसात हो रही है, तो क्या करें? तो आप रुक जाइए। अगर एक दिन में 10 घंटे नहीं मिल पा रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन में जो है आप 8 से 10 घंटे लीजिए। अगर फिर भी ऐसा वक्त आ गया है कि भाई 2-3-4 दिन में भी जो है आप जो है वो धूप नहीं 10 घंटे दे पा रहे हैं, तब फिर मजबूरी में दूसरी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ों को उबले पानी में धोना। हालांकि इनकी कीमत बहुत है, क्योंकि जहां भी आप पानी उबालेंगे, गर्म करेंगे, उसमें एनर्जी की कॉस्ट आती है, आपके गैस के सिलेंडर की कॉस्ट है। तो ये कोई बहुत धूप की तरह फ्री वाला मामला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी है तो आप जो है 70 डिग्री पानी में, यानी उबलते हुए पानी में आप जो है 45 मिनट तक कपड़ों को डिबो देंगे, और डिबोने के बाद जैसे भी चाहें आप उसको धो सकते हैं और आप उसे सुखा सकते हैं। तीसरी चीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इन पहली 2 चीजों से भी थोड़ी सी कमजोर है, वो ये है कि आप बहुत तेज हॉट प्रेस जो है कपड़ों पे कर सकते हैं। हॉट प्रेस जो है वो सूती कपड़ों पे ही हो सकती है, और हम सूती कपड़े पहनने की ही सलाह देते हैं कि आप जो है सूती और ढीले अंडरगारमेंट्स पहने और सूती कपड़े ही पहने। इन जो प्रेस जब आपको करना है तो आपको ध्यान देना है कि आपको दोनों तरफ से प्रेस करना है, यानी उल्टा और सीधा दोनों तरफ से आपको प्रेस करना है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपके अंडर गारमेंट्स में आजकल इलास्टिक लगी हुई होती है और अगर आप उसे हॉट प्रेस करेंगे तो वो सब प्रेस में चिपक जाएंगे,
तो इसलिए जो इलास्टिक वाले अंडरगारमेंट्स होते हैं वो कतई इस तरह के चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं। लिहाजा ये जो प्रेस करने का तरीका है जिससे हम फंगल एलिमेंट्स को कपड़ों में मारते हैं, ये ऐसे कपड़ों में जो कि सिंथेटिक होते हैं या जिसमें रबरी एलिमेंट्स लगे होते हैं उनमें ये कामयाब नहीं होता है, इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना गया है। तो तीनों चीजों में सबसे अच्छी और फायदेमंद चीज जो कपड़ों से फंगल एलिमेंट्स को मारती है वो है धूप। तीसरी चीज पे जो मैं फोकस करना चाहूंगा कि अगर आपको दाद हो गया है तो आप घर के सभी लोगों का इलाज एक साथ करवाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो अरे हमें तो बहुत जरा सा दाद है, हमारी जो है बच्चे को बहुत ज्यादा है, हम चलो उसका पहले इलाज करा लें। कभी कभी पैसों की कमी की वजह से ये सोच उत्पन्न होती है। कभी कभी लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि अरे हम तो बहुत बिजी हैं, मेरे घर में जो है दाद हो गया है, मेरी घरवाली जाकर के इलाज करा लेगी। तो मैं इनके लिए आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी सभी चिकित्सालयों में दाद की दवाएं जो है वो फ्री में उपलब्ध हैं और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो आप इन फ्री दवाओं का जो है प्रयोग करें और ये आपको जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आपका कम होगा। दूसरी चीज ये भी है कि जब दवाइयां आप करेंगे तो परिवार के सभी मरीजों का एक साथ इलाज करेंगे, नहीं तो घर के अंदर फंगल एलिमेंट्स का रिजर्वायर बाकी रह जाएगा और वो कहीं ना कहीं दूसरे मरीजों, दूसरे घर वालों को लग जाएगा और आपको पुनः लग जाएगा, जिससे रीअकरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रीअकरेंस बचाने के लिए आपको सभी मरीजों का अपने घर के एक साथ ही इलाज आपको करना है। और इस संबंध में आखिरी बात जो है मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि स्टेरॉइड युक्त एंटीफंगल मार्केट में बेइंतहा उपलब्ध है। अब ये स्टेरॉइड युक्त एंटीफंगल जो है वो ऐसे ट्यूब हैं कि जो जगह जगह हर गली कूचे में जो है केमिस्ट के पास उपलब्ध है ओवर द काउंटर, और लोग जो है अक्सर जो है वो केमिस्ट से ही इलाज कराने लग जाते हैं और जाके कहते हैं हमें दाद वाला ट्यूब दे दो। और ये स्टेरॉइड बेस्ड एंटीफंगल ट्यूब जो है वो मरीजों को केमिस्ट दे देते हैं। इनका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो स्टेरॉइड इसमें इस्तेमाल होता है वो बहुत पोटेंट स्टेरॉइड इस्तेमाल होता है, और ये पोटेंट स्टेरॉइड जो होता है जब दाद वाली जगह पे लगाया जाता है तो बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर जाता है, 2 से 3 दिन में पेनिट्रेट कर जाता है और उसके साथ जो खुजली होती है वो उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, जो लाली होती है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन ये उसको नहीं मार पाता है जो असली चीज जिसके लिए लगाया गया है वो है दाद, यानी जो फंगल एलिमेंट्स हैं ये उनको मार नहीं पाता है। उनको मारने के लिए कम से कम 28 दिन का जो है समय चाहिए होता है, और इसमें जो एंटीफंगल होते हैं वो सस्ते एंटीफंगल होते हैं, वो वहां तक के 28 दिन तक लगने की नौबत ही नहीं आती है। जब कोई व्यक्ति स्टेरॉइड मिक्स ट्यूब लगाता है और उसे 3 दिन में जो चीज उसको परेशान कर रही होती है, लाली परेशान कर रही होती है, खुजली परेशान कर रही होती है, और ये दोनों चीजें ठीक हो चुकी होती हैं, तो वो चौथे दिन दवा क्यों लगाएगा? जैसे ही वो चौथे और 5वें दिन दवा बंद करता है, लाली और खुजली वापस आ जाती है और दाद जो है फिर से पनपने लग जाता है। ऐसे बार बार लगाने से स्टेरॉइड के जो है साइड इफेक्ट आ जाते हैं, खाल जो है फट जाती है, स्ट्राया उसे हम लोग कहते हैं, खाल जो है पतली हो जाती है, गल जाती है, एट्रोफी हम उसे कहते हैं। उसके अंदर से कभी कभी यहां तक खून भी निकलने लगता है, खून की नलकियां जो है दिखने लग जाती हैं जिसे हम टेलेंजिएक्टेशिया कहते हैं, और दाद नहीं ठीक होता है। तो ये जो स्टेरॉइड मिक्स एंटीफंगल ट्यूब है ये दाद को ठीक नहीं होने देते हैं, इनको कृपया करके मत लगाएं, और अपने किसी भी परिवार वाले को ये राय मत दें कि वो सस्ती दवा केमिस्ट से बिना डॉक्टर की सलाह के ले। आप तुरंत जो है अगर आपको दाद है तो सरकारी चिकित्सालयों में आप आकर दिखाएं, सभी तरह की दाद की दवाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो ये जो आपको हमने सलाह दी है, इस सलाह को आप खुद मानिए, और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को दाद है तो आप उसको भी ये राय दीजिए जो मैंने आपको अभी राय दिया है। दूसरी एक बीमारी है स्कैबीज की। स्कैबीज की बीमारी जो है वो हमारे इस उत्तर प्रदेश में खुजली कही जाती है, क्योंकि उसका जो मेन और की सिम्टम होता है वो खुजली होता है, बेइंतहा शरीर खुजलाता है, और इसी वजह से इस बीमारी का नाम ही जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में खुजली ही रख दिया गया है। ये एक माइट द्वारा होती है, और ये माइट जो है शरीर से दूसरे शरीर पर चढ़ जाता है, इसलिए
इस बीमारी को खत्म करने का दांत से भी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण उपाय है। और दाद में क्या होता है कि जब हम आपको राय देते हैं तो हम ये राय देते हैं कि आप जो है जितने भी लोगों को दाद है उन सभी का एक साथ इलाज कराएं। लेकिन जब अब खुजली हो जाती है तो हम ये राय देते हैं कि आप एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोगों का इलाज कराएं जिन्हें खुजली नहीं भी है, क्योंकि जब ये माइट आपके शरीर में आता है तो खुजली पहली बार 28 दिन बाद आती है, क्योंकि ये खुजली डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है और वो कम से कम 3 से 4 हफ्ते ले लेती है उभरने में। तो जो मरीज के शरीर में ये माइट होगा लेकिन उसे सिम्टम नहीं होगा, इसलिए हम इसमें दांत से भी ज्यादा मजबूती से कहते हैं कि आप अपने घर के सभी लोगों का, एक छत में रहने वाले सभी लोगों का एक साथ इलाज कराएं। खुजली की दवा जो है सभी सरकारी चिकित्सालयों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वो एक बार लगाने से ही जो है आपकी बीमारी को गायब कर देगी। इसके अलावा जो है डर्मेटाइटिस जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित बीमारी है। इसके अंदर जो है छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने दाने निकल आते हैं जिनमें लाली होती है, बेइंतहा खुजली होती है, कभी कभी इनमें से पानी भी रिसने लगता है, ये फिर सूखने लगते हैं, स्केल करने लग जाते हैं और कभी कभी ये मोटी खाल बना लेते हैं जिसमें कालापन आ जाता है और जो स्किन मार्किंग्स होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। खुजली भी जो है ये डर्मेटाइटिस जो बीमारी है इसमें भी खुजली होती है, लेकिन स्कैबीज के भांति बेइंतहा खुजली नहीं होती है। स्कैबीज में जो दाने निकलते हैं वो इतनी ज्यादा खुजली होती है कि दाने नुच जाते हैं और शरीर पे नुचे हुए दाने दिखने लगते हैं। डर्मेटाइटिस में भी खुजली होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। डर्मेटाइटिस में एक पोर्शन है जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं और एटोपिक डर्मेटाइटिस के बच्चे हमारे पास बेइंतहा आते हैं। इसके अलावा जो है एलएससी के जो मरीज हैं वो आते हैं, जिन लोगों को हाथ में डिटर्जेंट से एलर्जी होती है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हम उन्हें कहते हैं, वो मरीज भी बेइंतहा हमारे पास आते हैं और इनमें ज्यादातर हाउसवाइफ्स होते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ का जो काम है, जो किचन में काम है, जो डिश वॉशिंग है, वो उन्हें डिटर्जेंट उनके हाथ में बेइंतहा लगता है। और अगर किसी गृहिणी के घर में छोटे बच्चे हैं तो कपड़े बेइंतहा धुलते हैं, उस चीज की वजह से भी जो है डिटर्जेंट उनके हाथ में बेइंतहा लगता है और उस वजह से उन्हें इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है, जिसमें हाथ की उंगलियों में जो है खाल हल्की हल्की मोटी हो जाती है, कभी कभी उसमें फिशरिंग भी होने लगती है और उसमें बेइंतहा खुजली होती है और खाल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो चिकनाई है, जो स्मूथ टच है, वो खत्म हो जाता है। मैं ऐसी गृहिणियों को ये सलाह दूंगा कि आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल जो है कम से कम रखें और आप ग्लव्स पहनकर जो है कपड़े धोएं और अपने बर्तन धोएं। डिटर्जेंट अगर लगेगा तो बार बार ये डर्मेटाइटिस जो है हो जाएगी। इसमें बचाव का एक और तरीका यह है कि अपने हाथ में रात में ढेर सारा जो है मॉइस्चराइजर लगाएं और अगर आप हाथ धो रहे हैं तो आप बार बार दिन में हाथ ना धोएं, आप सादे पानी से ही हाथ धोएं और हर बार हाथ धोने के बाद आप मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर करें। चौथी बीमारी जिसके बेइंतहा मरीज हमारे पास आते हैं वो है सोरियासिस। सोरियासिस एक जेनेटिक बीमारी है, ये सबको नहीं होती है, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये छूने से नहीं लगती है। आपके पास जीन्स होंगे तभी आपको सोरियासिस होगी और अब तक के साइंटिस्ट ने 9 जीन्स इसमें ढूंढ लिए हैं। कुछ एचएलए हैप्लोटाइप्स भी हैं जिनकी वजह से जो है सोरियासिस होती है, तो ये एक पूर्ण रूप से जो है जेनेटिक बीमारी है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है जीन्स लेके पैदा हुआ है तो पैदाइशी बीमारी हो, पैदाइशी नहीं होती है। ये बीमारी उसको कभी ना कभी जीवन में प्रेसिपिटेट होगी। तो ये बीमारी जब प्रेसिपिटेट होती है तो अगर हम उसे प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो ये देखा गया है कि 22 से 23 साल की वर्ष में सबसे ज्यादा लोगों को जो है वो सोरियासिस पहली बार होती है। इसके बाद ये देखा गया है कि ये 45 साल के वर्षों में सोरियासिस पहली बार हो रही है। तो ये 2 ऐसे पीक्स हैं कि हम इनको कहते हैं कि पहली बार सोरियासिस जो होती है वो या तो अर्ली 20s में होती है या वो मिड 40s में होती है। अब ये होती कब है? होती तो जीन्स उनके पास पहले से ही है, लेकिन फिर भी कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, जैसे स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस होता है तो सोरियासिस प्रेसिपिटेट हो जाती है। अब हर व्यक्ति का स्ट्रेस अलग अलग होता है,
कभी एक्सट्रीम मौसम का स्ट्रेस हो जाता है, बेइंतहा गर्मी हो गई है, कभी कभी जो है बेइंतहा ठंडक हो गई है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो जाती है, स्मोकर्स को प्रेसिपिटेट होती है। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं कि जो पहली बार खाई गई हैं वो दवाएं भी प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, जिसमें कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, कुछ इसके अंदर जो है साइकेट्रिक दवाएं हैं, लिथियम है, बीटा ब्लॉकर्स हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा है, कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ एंटी मलेरियल दवाएं हैं। ये आप अपने चिकित्सक को दिखाएंगे तो वो पहचान लेगा कि कौन सी दवा आप खा रहे थे जिसकी वजह से सोरियासिस जो है प्रेसिपिटेट हो गई है। तो दवाएं जो है वो आप जो है सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें कभी भी, किसी भी बीमारी का, चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो, आप उसका सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। सरकारी चिकित्सालय जो हैं अब जगह जगह खुले हुए हैं, जितने आज से 10 साल से पहले चिकित्सालय होते थे उनसे कहीं कहीं ज्यादा जो है चिकित्सालय खुले हुए हैं, डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं। हर ब्लॉक के ऊपर जो है एक जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हर ब्लॉक में 3 से 5 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जिला अस्पताल है और 100 बेडेड अस्पताल हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 154 जो है ऐसे अस्पताल हैं। और अब सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी खोल रही है। तो सरकारी चिकित्सालयों की जो है वो तादाद बेइंतहा धीरे धीरे बढ़ रही है। आप चिकित्सक को दिखा करके ही दवा खाएं, क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सोरियासिस पे तो ये हमने आपको बताया, ये कुछ दवाएं हैं कि जो बीमारी को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। जब भी ये बीमारी प्रेसिपिटेट होती है तो ये कुछ सालों तक रहती है और उसके बाद स्वतः ही खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आती और जाती है, लेकिन जब आ जाती है तो बहुत परेशान करती है। इसके अंदर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, जिसमें फिश लाइक स्केल्स होते हैं जो पपड़ी झड़ती है, जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कहीं बैठे और आपकी कुर्सी पर पपड़ी झड़ जाए तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है आपके घर में आए, आपके पास बैठे, क्योंकि डर लगता है कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। हालांकि मैं आपको बहुत जोर देके बता रहा हूं कि ये इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो जो झड़ती हुई पपड़ी है वो परेशान करती है। इसके अलावा इसके अंदर एक पुस्टुलर सोरियासिस भी होती है, जिसमें महीन महीन दाने निकल आते हैं, जो पुस्टूल होते हैं जिसमें पस भरा होता है, लेकिन उसके नीचे जो खाल होती है वो बेइंतहा गहरी लाल होती है। और इस तरह की सोरियासिस जो होती है वो थोड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि इसके अंदर पूरा खाल, पूरा शरीर जो होता है वो लाल हो जाता है और पूरे शरीर से पपड़ी झड़ने लगती है। मरीज ऐसे हो जाता है जैसे उसकी शरीर पे खाल थी ही नहीं। इसको इराइथ्रोडर्मा कहते हैं और ये खाल में एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी होती है, यानी कि इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर ऐसा आपके पास है कि आपकी पूरी खाल लाल हुई जा रही है और उसमें से पपड़ी झड़ रही है, तो बिना समय नष्ट करे आप सीधे चिकित्सक से जो है आप सलाह लें। चिकित्सक से सलाह लेने के उपरांत ही आप दवा करें। सोरियासिस की ढेर सारी जो दवाइयां हैं वो सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं और आजकल इस बीमारी में नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं। कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो बायोलॉजिकल कहलाती हैं, जो महंगी होती हैं, लेकिन वो नए रिसर्च की वजह से मार्केट में उपलब्ध हैं। बायोलॉजिकल जो है अभी सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम मरीजों को चाहिए होती हैं। सरकारी चिकित्सालयों में बायोलॉजिकल जो है एलपी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं। वो रूटीन फैशन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपका चिकित्सक, सरकारी चिकित्सक लिखता है तो जो आपका चिकित्सालय होता है उसके पास एक फंड होता है जिसे हम एलपी फंड कहते हैं, उसमें से वहां का प्रशासन जो है ये दवाएं आपको उपलब्ध कराता है। तो बायोलॉजिकल्स भी आजकल मौजूद हैं। जो दूसरी दवाइयां हैं सोरियासिस की वो सारी जो हैं वो सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध है। सोरियासिस के मरीजों से मैं एक राय जरूर देना चाहूंगा और बहुत जोर देकर राय जरूर दूंगा कि आप मॉइस्चराइजर लगाते रहिए। जहां जहां भी पपड़ी झड़ रही है वहां आप सुबह दोपहर शाम मॉइस्चराइजर लगाइए। मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज। और अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं खरीद सकते हैं तो आप नहाने के बाद जो है नारियल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। जो खाल की नमी है, नारियल का तेल उसके ऊपर एक ऑक्लूजन फिल्म बना देता है और खाल को ज्यादा देर तक नम रखता है, जिससे पपड़ी जो होती है वो उतनी भुरभुरा के नहीं गिरती है और इसकी जो मॉर्बिडिटी होती है सोरियासिस की वो कम हो जाती है। इसके अलावा आजकल
कॉस्मेटिक सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है। एक्ने जिसे पिंपल्स कहते हैं, मुहासे कहते हैं, वो भी जो है वो उनके मरीज भी बेइंतहा आ रहे हैं। एक्ने पहले भी होते थे, एक्ने जो है अब भी हो रहे हैं और उतने ही तादाद में हो रहे हैं, लेकिन पहले क्योंकि कॉस्मेटिक सेंसिटिविटी कम थी तो इस वजह से लोग उतने कहते रहे मुहासा है, फोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कॉस्मेटिक सेंसिटिविटी बढ़ गई है, अब लोगों को पता है कि अगर मुहासा फोड़ दिया तो वहां पर जो है एक स्कार बन जाएगा, इसलिए लोग जो है बहुत जल्दी से एक्ने का इलाज करने आ रहे हैं। एक्ने की खास बात यह है कि अगर आप इसका इलाज प्रॉपरली करेंगे तो आपके स्कार नहीं बनेंगे और आपकी फेस की कॉस्मोसिस जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। आजकल तो लड़के भी एक्ने का इलाज कराने आ रहे हैं। एक्ने की भी सारी दवाएं जो हैं वो प्रचुर मात्रा में सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध है। एक्ने के बारे में एक खास बात जो मैं जोर देना चाहूंगा कि जो आप इलाज कर रहे हैं वो आप इसका इलाज करिए, लेकिन इलाज जो है एक्ने का आप जो है स्किन रोग विशेषज्ञ से करें। अगर आपको कभी भी एक्ने आता है तो आप उसका जो है ओवर द काउंटर दवा मत खरीदें और स्किन रोग विशेषज्ञ को ही दिखाएं, क्योंकि इसका इलाज जो है बहुत सिस्टमेटिक इलाज है। इसका इलाज जो है सीढ़ीवार इलाज है और वो अगर किसी को जानकारी नहीं है तो वो उस इलाज के रास्ते को नहीं तय करता है, कुछ नामी गिरामी नामचीन दवाइयों का इस्तेमाल करता है और फिर वो एक्ने जो है प्रॉपरली ठीक नहीं होता है। एक्ने में अक्सर लोग पूछते हैं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, साहब किसी खाने से जो है हमारा जो है मुहासा बढ़ तो नहीं जाएगा। तो अभी इसमें रिसर्च चल रही है। कुछ रिसर्च ये कहती हैं जो हाई ग्लाइसेमिक डाइट है अगर आप वो लेंगे तो उससे एक्ने जो है बढ़ जाएगा। जैसे जर्सी गाय का दूध है, चॉकलेट है, ये कहा जाता है कि इनको खाने से जो है वो जो है एक्ने बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी रिसर्च हैं जो अभी ये प्रूफ नहीं कर पाई हैं कि साहब खाने से जो है कोई भी लिंक है, क्या खाने से एक्ने बढ़ता है। तो मैं अपने मरीजों को यही राय देता हूं कि अगर आपको पता है कि कोई भी चीज खाने से आपका एक्ने बढ़ जाता है तो आप वो ना खाएं। लेकिन मैं रूटीन फैशन में कोई खान पान की प्रतिबंध नहीं लगाता हूं, क्योंकि उसकी वजह है कि हमारे पास सरकारी चिकित्सालयों में गरीब मरीज आते हैं। अगर वो दूध पीते भी हैं तो एक प्याली या आधी प्याली पीते हैं। अगर मैंने कह दिया कि दूध पीने से एक्ने बढ़ जाता है तो जो आधी प्याली पी रहे हैं वो भी पीना बंद कर देंगे, तो उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सफर करेगा। तो अगर आप कोई परहेज कर रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सफर ना करे। इसके अलावा जो छठी बीमारी जिसके बेइंतहा मरीज आते हैं वो है सफेद दाग। अब सफेद दाग में को पहचानना जो है आसान है। ये इसके अंदर दूधिया सफेद रंग की खाल हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं। जो खाल दूधिया सफेद नहीं है, नॉर्मल स्किन कलर से थोड़ी सी कम रंग हो गया है, उसे हम लोग हाइपोपिगमेंटेड कहते हैं और वो असली सफेद दाग नहीं है। विटिलिगो जो है वो असली सफेद दाग मिल्की व्हाइट पैच होता है। इसलिए मिल्की व्हाइट पैच को ही जो है हम आपको बताएंगे कि आप उसे विटिलिगो समझें और उसको सफेद दाग का इलाज करें। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि सफेद दाग का एक इतना भयंकर जो है सोशल स्टिग्मा है, संभवतः वो लेप्रोसी की वजह से, कुष्ठ की वजह से, जिसके अंदर हाइपोपिगमेंटेड पैच आते हैं, कि लोग कैंसर का इलाज भले ना कराएं, टीबी का इलाज भले ही ना कराएं, लेकिन सफेद दाग का इलाज कराने फौरन चले आते हैं। 3 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल की औरतें तक जो है सफेद दाग का इलाज कराने आती हैं। मैं सबको एक राय दूंगा कि आप ये मानिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बीमारी है जहां पर आपकी खाल जो है सफेद हो गई है। और ये खाल सफेद जो हो गई है, अगर आप इसका इलाज नहीं भी कराएंगे तो ये खाल सफेद रहेगी और आपको कोई जीवन में कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। अमेरिका में मात्र 26% ही लोग सफेद दाग का इलाज कराते हैं, हमारे यहाँ 100% लोग इस सफेद दाग का इलाज कराते हैं। अब जो इलाज क्या है, ये एक इम्यून बीमारी है, इम्यून सिस्टम की बीमारी है। ऑटो इम्यूनिटी होती है, वो ऑटो इम्यूनिटी जो है, जो हमारे शरीर में कण है जो रंग पैदा करता है, जिसको हम मेलानोसाइट कहते हैं, वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से मेलानोसाइट मर जाता है और उसके बाद ये खाल को रंग नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से
खाल की उस जगह पे जहां पे मेलेनोसाइट मर जाता है वहां पे रंग नहीं होता है। अब इसका इलाज जो भी किया जाएगा, इसके अंदर ये इम्यूनिटी को जरूर कम किया जाएगा। बिना इम्यूनिटी को कम करे इसका इलाज संभव नहीं है। लिहाजा मरीज को वो दवाएं खानी पड़ती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, या स्टेरॉइड खाने पड़ते हैं जो कि लंबे समय तक दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड एक ऐसी दवाएं हैं कि ओवर द काउंटर कभी नहीं खरीदनी चाहिए। सिर्फ जो है आप स्किन रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे। अगर आपको सफेद दाग है तो आप स्किन रोग विशेषज्ञ को ही सहारा लेंगे, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड एक तजुर्बेकार डॉक्टर को ही लिखने चाहिए, क्योंकि इनके अपने भी साइड इफेक्ट्स हैं। और अगर वो साइड इफेक्ट आने लग गए और रंग नहीं आया तो आपको डबल बीमारी हो जाएगी। सफेद दाग तो रहेगा ही और इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। लिहाजा पहली चीज तो यह है कि आप जो है सफेद दाग का इलाज जो है वो जो है आप जरूरत हो तभी कराएं। जबरदस्ती सफेद दाग का इलाज ना कराएं कि आप जो है हर कीमत पर जो है आप कह रहे हैं नहीं हमें दाग तो हर कीमत पे मिटा ही देना है। दाग हर कीमत पे मिटता नहीं है। कुछ ऐसे भी दाग होते हैं कि जो पाम एंड सोल्स में हो गए हैं, या घुटनों पे हो गए हैं, या हड्डी की ऐसी जगहों पे हो गए हैं कि जहां पर जो है बीच में मसल नहीं होता है, तो ये दाग जल्दी जाते नहीं है। और मैं आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में कहीं पर हाइपोपिगमेंटेड पैच है और अगर वो सुन है तो वो कुष्ठ रोग हो सकता है। आप सरकारी चिकित्सालयों में उसको दिखा करके कुष्ठ की जांच जरूर कराएं। कुष्ठ का इलाज और उसके रिएक्शंस का इलाज, उसकी फिजियोथेरेपी और उसकी सर्जरी, ये सब जो है सरकारी चिकित्सालयों में फ्री में उपलब्ध है। आप उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे बलरामपुर अस्पताल के वरिष्ठ स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमएच उस्मानी, जो स्किन में होने वाले रोगों और उनके उपचारों के अलावा स्किन की देखभाल करने के भी आपको परामर्श दे रहे थे। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए शी न्यूज के साथ।